हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और पूरे बुक से लिए गए ये सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। 8 प्रश्न होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों का आंसर हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला ही चैप्टर से दिया है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये पहला चैप्टर से है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। इससे लिया गया ये आपका अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। देखिए, मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियाँ क्या है, उनकी वातावरण की शक्तियाँ, प्रभाव तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यतम संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किए जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल। ये इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और एक तरीके से अलग पूछा जाता है कि फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार क्या है, फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा दीजिए। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में जो आपका महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय है प्रश्न के साथ में हम उत्तर बताएंगे। वो पूरा जो आपका बुक है भूगोल का, उससे लिया गया सारा प्रश्न हम आज की इस वीडियो में कवर कर देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, यदि आप लिखना चाहें तो वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। चुनिंदा प्रश्नों को ही इस वीडियो में हमने लेकर आया हूँ। उस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है और जो पिछले साल आए थे वही हम प्रश्नों को लेकर आए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों को बताइए। जो मानव भूगोल है इनके अध्ययन में जो 2 उपागम है, सबसे पहला है अन्वेषण और विवरण तथा दूसरा जो है क्या है, प्रादेशिक विश्लेषण। अन्वेषण और विवरण तथा दूसरा जो है प्रादेशिक विश्लेषण, ये किन्हीं 2 उपागमों को नाम है मानव भूगोल की। यदि आप लिखना चाहें स्टूडेंट तो इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं और सारी चीज़ों को टिक लगाकर भी अपने बुक में देख सकते हैं। ये सारा प्रश्न आपकी विद्या क्वेश्चन और आपकी बुक में देखने को मिल जाएगा। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 95% हर बच्चे को दिलाना है। तो भैया बोलने से तो कुछ होगा नहीं, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो मैं वीडियोज़ लाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट चैप्टर का, उसको आपको देखना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको याद करना पड़ेगा, तभी आप जाकर सफल होंगे। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या की वृद्धि से क्या अभिप्राय है। जो जनसंख्या की वृद्धि है इससे अभिप्राय क्या है, इसका आंसर देखिए। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान उस क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि क्या है, होने वाली वृद्धि ब्रैकेट में आप परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन क्या है कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का यहाँ पर अभिप्राय पूछा गया है। अब इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि का आशय लिखिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आशय, वृद्धि, अर्थ, ये सारी चीज़ें इसी का मूल हो जाएंगी। यानी प्रश्न जो है आपका कई तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन इसका जो सेपरेट आंसर होगा एक यही होगा, यहीं तक। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या चुका है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक को बताइए। यानी जो जनसंख्या परिवर्तन है 3 घटक कौन से हैं इनको बताना है। हर चैप्टर से लिए गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, कॉपी की जो शुरुआत होती है स्टूडेंट, आप लोगों को भी पता होगा और हमें भी, जब हमने पेपर दिया था हमें भी पता है, क्योंकि आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर आपके मानचित्र रिलेटेड सारे प्रश्न आ जाते हैं। तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए जिस पर आप लोगों ने डिमांड की थी। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न के लायक ही हम इसका आंसर देंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक इस प्रकार हैं। जो जनसंख्या परिवर्तन है इसके 3 घटक इस प्रकार है। सबसे पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर तथा तीसरा है प्रवास। इन तीनों घटकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार क्या है, परिवर्तित होता रहता है।
ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। जन्म दर यानी हम जहाँ पर जन्म यानी पैदा होते हैं, मृत्यु दर जहाँ पर हमारी मृत्यु होती है, प्रवास यानी जहाँ पर हम ट्रेवल करते हैं। तो ये इन तीनों घटकों है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं मुख्य रूप से। 5वां देखिए प्रश्न क्या है हमारा, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था। आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको पता होगा कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था। हमने काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का डिस्कस किया है। इसका आंसर देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अमित्य सेन ने किया था। यानी यहाँ पर दो अर्थशास्त्री आ जाएंगे जो पाकिस्तानी है, महबूब उल हक, और अमेरिकी अर्थशास्त्री अमित्य सेन ने मानव विकास सूचकांक की है अवधारणा का विकास किया था या अवधारणा का विकास प्रस्तुत किया था। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, ये सारे जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुनिंदा प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपकी भूगोल यानी जियोग्राफी में 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर ये 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट इसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आपको यदि मन करे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि हम मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन के 4 प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताइए। वाणिज्य पशुधन पालन के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं इनके आपको नाम बताना है। अब कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया तथा चौथा जो है न्यूजीलैंड। ये वाणिज्य पशुधन पालन के क्या है 4 प्रमुख क्षेत्रों का नाम है, जो कि इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं, इनको नोट कर लीजिए। 7वां प्रश्न देखिए हमारा क्या है, बगाती कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो बगाती कृषि है इनकी किन्हीं 2 जो विशेषताएं हैं इनकी हमें उल्लेख करना है। तो ज़्यादा बड़ा मैं इसकी विशेषताएं नहीं देना क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, सारे प्रश्नों को हमें क्लियर करना होगा। बोर्ड एग्जाम में ये आपको ध्यान में रखना है। 3 घंटा आपका पेपर क्या है, 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है। तो उनमें आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और सारे प्रश्नों को करना है। ये आपको शेड्यूल बनाना है। उसके लिए आपको घर पर ही तैयारी कीजिए, घर पर ही एक शेड्यूल बना लीजिए 3 घंटे का, कि एक प्रकार से आप एक मॉडल पेपर के पीछे आपके बुक में या विद्या क्वेश्चन में आपके दिया होता है मॉडल पेपर, उसको आप सॉल्व कीजिए। 3 घंटे का एक रूटीन बना लीजिए कि हमें इतने में सारे प्रश्नों को हल करना है। तो आपकी एक प्रकार से तैयारी भी हो जाएगी, राइटिंग इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा और समय का भी माप हो जाएगा कि किस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम में समय को बचाना है और सारे प्रश्नों को क्या है क्लियर करना है। तो इस प्रकार से भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, यह एक सबसे पहला जो विशेषता है, यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल का क्या है विशेषीकरण होता है। यह एक क्या है फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल का क्या है विशेषीकरण होता है। दूसरा है इसमें बड़े फार्म क्या है, इसमें जो है बड़े फार्म या बगात पाए जाते हैं। तो ये बगाती कृषि की 2 विशेषताएं जो कि इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या आ चुका है, द्वितीयक व्यवसाय से क्या तात्पर्य है। जो हमारा द्वितीयक व्यवसाय है चैप्टर के, क्योंकि हर एक चैप्टर के हम सभी प्रश्नों को बताएंगे, तो आप जाएंगे इन सभी प्रश्नों को नोट कर आप अपनी बुक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 8वां प्रश्न का आंसर देखिए क्या है, द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है। क्या है, जो द्वितीयक व्यवसाय से तात्पर्य है उन सभी क्रियाओं से हैं जिनके अंतर्गत क्या है प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं क्या है संपन्न होते हैं, जो कि द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत क्या है आती हैं। यहाँ पर आप पहले प्रश्नों को पढ़िए। काफ़ी बार स्टूडेंट जो गलती करते हैं, क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 15 मिनट भैया दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है कि आप 15 मिनट, काफ़ी लोग क्या करते हैं वो गलती कर देते हैं। 15 मिनट दिया जाता है भैया तो पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पेपर को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखें भूगोल का, तो वीडियो भी जल्द ही आएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। किन्हीं 2 क्या है जो कृषि आधारित उद्योग हैं इनके हमें नाम बताना है। यहाँ पर देखिए
वस्त्र और क्या है, वस्त्र उद्योग हैं और रबड़ उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कृषि के अंतर्गत आते हैं उद्योग। क्या है, वस्त्र उद्योग और रबड़ उद्योग। इसको आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी बार क्या होता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो छोटे में ही आंसर हमें देना होता है और काफ़ी बार थोड़ा बड़े में देना होता है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। जितना उचित हो उतना ही दीजिए, जितना आपकी बोर्ड एग्जाम में दिया हो और जितना आपको आता हो, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, हमें सभी प्रश्नों को करना है, सभी प्रश्नों को साथ में लेकर चलना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों का नाम लिखिए। विश्व की यहाँ पर बात हो रही है, इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड की। तो इसका आंसर देखिए क्या है, चिकित्सा पर्यटन नवीनतम प्रवृत्ति है जिससे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों को बहुत लाभ क्या है, प्राप्त हुआ है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अस्पताल में माना जाएगा। अस्पताल विकर्ण विभो के अध्ययन से विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को क्या है, उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर आप पहले प्रश्नों को पढ़िए कि विश्व में जो चिकित्सा पर्यटन है, क्या है, चिकित्सा पर्यटन का कहाँ का, जैसे हमारे देश में जो इलाज हो रहा है, हमारे देश में वो इलाज नहीं हो पा रहा है या हमें दूसरे देशों में जाना है, लंदन हो गया, पेरिस हो गया या अमेरिका हो गया या रूस हो गया, तो उस दूसरे देशों में जाने का क्या कहते हैं, हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो तेजी से उभरते हुए देशों का नाम लिखिए, तो भारत है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है आदि ये देश बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं किससे, चिकित्सा पर्यटन से। और इसके बाद में देखिए क्या है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में विकर्ण विभो के अध्ययन से विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को क्या है, उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको लिखना है प्रश्नों का आंसर। अब यही प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, जो ये 10 वाला प्रश्न है, लघु उत्तरीय में पूछ लिया था, इसका थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ता। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, व्यापार से आप क्या समझते हैं। जो व्यापार है हमारा, व्यापार से आप क्या समझते हैं, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, वस्तुओं के क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। यानी एक वस्तु है, वस्तु जैसे हम बाजार में जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं, तो दुकानदार क्या है, वस्तुओं के क्या है, दुकानदार उस सामान, जैसे हम कहते हैं भैया हमें क्या दीजिए, चीनी दीजिए 1 किलो, तो वो क्या है, वस्तु हो जाएगा। क्रय और विक्रय क्या है, क्रय जो देता है, विक्रय जो वो करता है, तो विक्रय को व्यापार कहते हैं। यानी क्रय और विक्रय का, हम एक प्रकार से पैसा देते हैं, वो एक प्रकार से सामान देता है, तो इसी का क्रय और विक्रय को व्यापार कहते हैं। तो व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसका एक परिभाषा हो गया सेपरेट। 12 नंबर प्रश्न देखिए, हर एक चैप्टर का हम प्रश्न बताने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ही के डिमांड पर हम वीडियो लेकर आए हैं। इससे बाद में हमारा कोई भी वीडियो नहीं आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, ये आपको याद रखना। उसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय पर वीडियो आएगा, फिर किस पर आएगा, दीर्घ उत्तरीय पर। और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कराते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी से हो पाए और बहुत ही अच्छा से हो पाए, क्योंकि आपको क्या है, 70 में से 65 नंबर हमारा दिलाने की गारंटी है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, परिवहन के प्रमुख साधनों का नाम बताइए। जो परिवहन है, इसके प्रमुख जो साधन, इसके हमें नाम बताना है या नाम बताइए। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, परिवहन के 3 प्रमुख साधन हैं। जो परिवहन है, इसके 3 प्रमुख साधन है। नंबर 1 पर क्या है, स्थल परिवहन, जो कि है स्थल परिवहन, सभी को पता होगा, जो पैदल के द्वारा किया जाता है। दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन यानी जो वायु के द्वारा होता है सारी चीज़ें। अब मैं बता दूं परिवहन के प्रमुख साधन कौन से। स्थल परिवहन यानी जो हमारी ज़मीन पर, आपको पता होगा मोटरसाइकिल, कार, ट्रक जो भी चलते हैं, तो जो ज़मीन पर चलते हैं। और जल परिवहन यानी जल के द्वारा जो व्यापार किया जाता है, जल परिवहन, सभी को पता होगा जल परिवहन क्या होता है, जो कि नावों के द्वारा होता है, जहाज़ों के द्वारा होता है, पानी के जहाज़ से। और वायु परिवहन जो हवाई जहाज़ के द्वारा होता है, एक तरह से दूसरे तरह से परिवहन, सभी को पता होगा। तो ये 3 प्रकार के क्या है, साधन है परिवहन के। उसके बाद में 13 देखिए, 13 नंबर प्रश्न, कनाडा की आर्थिक धमनी किस रेल मार्ग को कहते हैं। जो कनाडा है, इसकी आर्थिक जो धमनी है, ये किस रेल मार्ग को कहा जाता है। इसका आंसर आप देखिए, पार कैनेडियन रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। ये रेल मार्ग क्या है,
पार जो कैनेडियन रेल मार्ग है इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक धमनी कहा जाता है। और ये रेल मार्ग क्या है, 7.050 किलोमीटर लंबा है। क्या है, 7.050 किलोमीटर क्या है, लंबा है, जो कि पार कैनेडियन रेल मार्ग है। इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक धमनी कहा जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यही छोटा छोटा क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपने जाकर देखेंगे पिछले साल का पेपर, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है छोटे ही पूछे गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो तैयार कर लेंगे स्टूडेंट, तो आप ही के लिए बेटर होगा, क्योंकि हमें जो है सभी सब्जेक्ट को देखना है, सभी सब्जेक्ट को तैयार कराना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप कैसा था? तो इसका आंसर देखिए, आदिम समाज में जो व्यापार का आरंभिक स्वरूप क्या है, विनिमय व्यवस्था। क्या है, आरंभिक जो स्वरूप है विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। यहाँ पर आदिम समाज के जो व्यापारिक आरंभिक स्वरूप है ये यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका सेपरेट आंसर देखिए कि आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, जिसमें क्या है, वस्तुओं का प्रत्यक्ष, एक वस्तु है उसका प्रत्यक्ष का आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। ये आदिम समाज में क्या है, व्यापारिक स्वरूप था, आरंभिक व्यापार का स्वरूप था। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों का नाम बताइए। तो नंबर 1 पर है लंदन तथा दूसरा है सिंगापुर। ये है विश्व की किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाह जहाँ पर सारी चीज़ें का व्यापार का होता है। आप लोगों को पता होगा इंडिया का जो बंदरगाह है कौन सा है, इंडिया का बंदरगाह मुंबई का एक बंदरगाह है। तो विश्व के किन्हीं, यहाँ पर विश्व की बात हो रही, तो पहला है लंदन तथा दूसरा क्या है, सिंगापुर। ये है विश्व की 2 बंदरगाह। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है इसके नियंत्रण में, ना कि जनसंख्या को बढ़ाने में, नियंत्रण के 2 बताना है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, लड़के लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना। यानी जो लड़के और लड़कियां हैं इनकी विवाह की न्यूनतम आयु को सीमा को क्या है, बढ़ाना है। दूसरा है परिवार संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। जैसे लड़की लड़कियां हैं, मैं बता दूं कुछ आयु में अंदाज़ा दे दूं, लेकिन इसको आप नोट मत कीजिएगा। यहाँ पर 2 उपाय बताने हैं। तो पहला उपाय तो हमने बता दिया। तो लड़की लड़कियों का आयु क्या होना चाहिए, लड़की की 21 आयु, पहले 18 थी लड़की की, अब 21, और लड़के की 23 वर्ष रख देनी चाहिए, तब शादी होनी चाहिए। तब जाके क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण थोड़ा कम किया जा सकता है। दूसरा है परिवार संबंधी कार्यक्रमों का क्या है, प्रचार प्रसार करना कि भैया जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़ाएं, इससे आप ही के परिवार में क्या होगा, हानिकारक होगा, हानि होगी, और आप जो है सरकार के द्वारा जो भी लाभ है उसके आप वंचित रह जाएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के 2 उपाय कुछ इस तरीके से है, जो कि शॉर्ट में बताया गया है। 2 नंबर के लायक है, इतना आपको कर देना है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर देखिए, मानव बस्ती का अभिप्राय। अब यही प्रश्न पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, तो काफ़ी स्टूडेंट किसमें घबरा जाते हैं, यही प्रश्न पूछ लिया था कि मानव बस्ती से आपका क्या अर्थ है, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए, या मानव बस्ती से आपका आशय क्या है। तो ये सारा जो प्रश्न है भैया घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा जो इस वीडियो में दिया है मानव बस्ती का, ये देखिए, मानव बस्ती का अभिप्राय किसी भी प्रकार और आकार के घरों की संकुल से है जिसमें लोग रहते हैं। तो ये भैया इसका सटीक परिभाषा हो जाएगा। क्वेश्चन चाहे जो भी हो, चाहे जो भी घुमा फिरा कर पूछा जाए, लेकिन इसका अर्थ एक ही निकलेगा, जो कि इस तरीके से आपके कॉपी में दिया हुआ देख सकते हैं। मानव बस्ती का अभिप्राय किसी भी प्रकार के, यानी किसी भी प्रकार का और आकार के जो घरों के संकुल से है जिसमें क्या है, लोग रहते हैं, हम जैसे लोग रहते हैं। तो ये मानव बस्ती का क्या है, अभिप्राय है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, गैरिसन नगर क्या होता है। जो गैरिसन नगर है ये क्या होता है, उनका क्या प्रकार है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखें, सैनिक छावनियों के रूप में, सैनिक छावनियों के रूप में विकसित होने वाले नगरों को गैरिसन ब्रैकेट में आप देख सकते हैं छावनी नगर कहा जाता है। इन नगरों का मुख्य प्रकार सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या है, जो इन नगरों का मुख्य प्रकार है यह सुरक्षा प्रदान करना होता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं क्या है, मेरठ है, रुड़की है, बबीना है, बरेली है और जालंधर आदि, ये सब गैरिसन नगर होते हैं। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में
पूछ लिया जाए कि गैरसिन नगर क्या होता है, उनका क्या प्रकार होता है, तो इन नगरों का मुख्य प्रकार सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या है? सुरक्षा बेसिकली प्रदान होता है। और उदाहरण के रूप में जो इस गैरसिन नगर का उदाहरण है, मेरठ है, रुड़की है, बबीना है, बरेली है और जालंधर आदि, ये 5 नगर हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न, भारत के 2 जूट उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। जो भारत के 2 जूट उत्पादक राज्य हैं, इनके आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहला जो है नाम आ जाता है पश्चिमी बंगाल। क्या आ जाता है भैया? पश्चिमी बंगाल भारत के 2 जूट के उत्पादक राज्य हैं। पहला पश्चिमी बंगाल, दूसरा है असम। 2 जूट उत्पादक राज्य का नाम तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। लिखना चाहे तो स्टूडेंट लिख लीजिएगा, लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा और आप ही बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, साझा संपत्ति संसाधन से क्या अभिप्राय है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हमने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो हर साल आते हैं, और पिछली साल की भी हमने क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किया है इसमें, ताकि आपकी जो तैयारी के लिए कुछ भी क्वेश्चन छूट ना जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला हो। क्वेश्चन को याद कर लीजिए, और उस क्वेश्चन को क्या होता है, इसमें तो क्वेश्चन बनाने लायक है ही नहीं, आप लॉन्ग क्वेश्चन में बनाकर भी लिख सकते हैं। तो उसका भी हम ट्रिक बताएंगे आपको कि किस तरह से बनाकर लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन को। फिलहाल इन क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए और इन क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए। देखिए, साझा संपत्ति संसाधन से क्या अभिप्राय है। पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, जो साझा संपत्ति से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देखिए, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में गांवों के चारागाह, वन भूमि तथा सामूहिक खलिहान आदि जो है साझा संपत्ति के उदाहरण हैं, यह इसका संसाधन का अभिप्राय है। ग्राम पंचायत स्वामित्व वाली भूमि को क्या है, साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। अब उदाहरण के रूप में कौन कौन से भैया, गांव के जो चरागाह होते हैं जहाँ पर भैंस बकरी या जो भी चराए जाते हैं, यानी खिलाए पिलाए जाते हैं, उनको भोजन कराया जाता है। और वन भूमि का तथा सामूहिक खलिहान, जो खलिहान के कहने के मैंने जहाँ पर बंजर भूमि या जहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जाता हो खेती के लिए, तो ये खलिहान आदि साझा संपत्ति का एक उदाहरण है। 20 नंबर भी प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, नीरू मीरू, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, VVI क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। देखिए, नीरू मीरू जल संभर विकास कार्यक्रम कौन से राज्य में संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर देखिए, आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं जल और आप, क्या है, जल और आप जल संभर विकास कार्यक्रम संचालित किया जाता है। किस राज्य में, क्या है, किस राज्य में भैया, ये है आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू जल संभर, जिसका कार्यक्रम इस राज्य में प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियां का उल्लेख कीजिए। तो पहला आपका जो विधियां है क्या है, जल संभर प्रबंधन तथा दूसरा है सर्विस कूप। तो ये वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियां हैं। देखिए क्या है, इसमें प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियां बताइए। तो सबसे पहला जो है जल संभर प्रबंधन, 1 नंबर इस पर आपको मिल गया। दूसरा है सर्विस कूप, तो इस पर भी आपको 1 नंबर मिल गया। 2 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर आपको दे दिया गया। इसी तरीके से आपको करना है, जितना पूछा गया उतना का है आंसर दीजिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत लिखिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे तो भैया आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम किस तरह से होगा मैं बता दूं आपको, एग्जामिनर क्या होगा, सभी को कॉपी चेक करनी होती है, वहीं में आपका कॉपी नहीं होता है, सभी की कॉपी देखनी होती, सभी कॉपी चेक करनी होती, तो उसी के अनुसार लिखिए जितना उचित हो, जितना एग्जामिनर आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाए। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, खनिज क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये पिछले साल भी प्रश्न आया था, आप जाकर देख सकते हैं, जियोग्राफी का पेपर जो कि 2023 का है। खनिज क्या है, यहाँ पर ये बात हो रही है, तो इसका आंसर देखिए, खनिज कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं। क्या है, खनिज जो है कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक रूप से क्या है, भौतिक गुणधर्म होते हैं। ये आप खनिज का परिभाषा है, खनिज क्या है, खनिज का आप समझ लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कितने प्रकार के तेल शोधन कारखाने पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के जो तेल शोधन कारखाने पाए जाते हैं, तो ये देखिए इसका आंसर देखिए,
भारत में दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से, इसको देखिए। सबसे पहला है आपका क्षेत्र आधारित, जैसे क्षेत्र आधारित जो कारखाने हैं, जैसे क्या है, डिगबोई तेल शोधन कारखाना, तथा दूसरा जो है बाजार आधारित, जैसे बरौनी तेल शोधन कारखाना। तो ये दो क्या है, दो प्रकार की तेल शोधन कारखाने पाए जाते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र आधारित, यानी जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर आधारित, जैसे डिगबोई तेल। दूसरा है बाजार आधारित, जैसे बरौनी तेल शोधन कारखाना। तो ये जो दो प्रकार की तेल शोधन कारखाने पाए जाते हैं भारत में। तो 24 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया। अगला देखते हैं क्या है, 25 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में लौह अयस्क उत्पादन की किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। भारत में लौह अयस्क उत्पादन की दो जो क्षेत्रों का हमें उल्लेख करना है या इसका नाम बताना है। तो पहला है आपका मयूरभंज उड़ीसा, तथा दूसरा है सिंहभूम झारखंड। ये है भारत के लौह अयस्क उत्पादन में हमने दो राज्यों का नाम बता दिया। और क्या है, किस नाम से जाना जाता है लौह अयस्क, मयूरभंज उड़ीसा में है तथा दूसरा है सिंहभूम झारखंड में। ये आपको याद रखना है, लौह अयस्क उत्पादन की किन्हीं दो क्षेत्रों का उल्लेख है। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 26 नंबर प्रश्न देखिए। SF क्या है, SFD और MFD का पूर्ण विस्तार लिखिए। यानी इस प्रकार से इसका क्या लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है हमें, इसका फुल फॉर्म लिखना है। इसका क्या है, विस्तर लिखिए, पूर्ण विस्तार लिखिए, इसका पूर्ण विस्तार रूप लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, FA क्या है, SFDA का हम सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा जा सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसका जो अर्थ क्या होता है, लघु कृषक विकास संस्था, लघु कृषक विकास संस्था। अब देखिए, लघु स्मॉल हो गया, कृषक फार्मर्स विकास डेवलपमेंट संस्था एजेंसी, SFDA स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। उसके बाद में MFD का क्या अर्थ हो गया, देखिए MFDA क्या है, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट, यानी सीमांत किसान विकास संस्था। क्या है, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, सीमांत किसान विकास संस्था। ये MFDA का क्या है, फुल फॉर्म है। तो दोनों फुल फॉर्म को याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 नंबर का है, 1 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, 1 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय जो विकास है, इसकी संकल्पना को क्या करना है, हमें परिभाषित करना है, इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, बटरलैंड आयोग, जो बटरलैंड आयोग है उनके अनुसार देखिए, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान क्या है, एक ऐसा विकास है जिसमें क्या है, वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती हैं। जो बटरलैंड आयोग है इसके अनुसार जो सतत पोषणीय विकास है, इसका एक ऐसा विकास है, क्या है, एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान जो पीढ़ी है, जैसे हम वर्तमान पीढ़ी है, आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। ये सतत पोषणीय का अनुसार है और बटरलैंड आयोग के अनुसार ये सतत पोषणीय का क्या परिभाषा है। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत के उन दो प्राचीन स्थलों के नाम बताइए जहां पर पक्की सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो पक्की सड़क है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला है हड़प्पा, हमने इसको हिस्ट्री में पढ़ाया है, जो हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा, हड़प्पा होगा। दूसरा है मोहनजोदड़ो। तो भारत के 2 प्राचीन स्थलों का नाम बताइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जहाँ पर क्या है, पक्की सड़कों का अवशेष क्या है, प्राप्त हुए हैं। तो 28 नंबर प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया कि हिस्ट्री का प्रश्न कहाँ आ गया जियोग्राफी में, तो भौचकियाइए मत, क्योंकि हिस्ट्री जो है पूरे पृथ्वी के बारे में है। पृथ्वी जो हमारी किस प्रकार से थी पहले, तो उसके बारे में रिसर्च करेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें बताएगा। हिस्ट्री के बारे में जो पुराने काल में बीत चुके हैं, जो इतिहास में हुए थे, उन घटनाओं पर वो सब्जेक्ट आधारित है। तो उसमें भी हम सारी चीज़ें जो है जियोग्राफी से रिलेटेड भी सारे प्रश्न आ जाते हैं, किसमें, इतिहास में। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 29 नंबर प्रश्न देखिए,
भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु परिवहन के दो महत्व बताइए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो वायु परिवहन क्या है, वायु परिवहन भैया जो एरोप्लेन वाला होता है, पता होगा। वायु परिवहन के दो महत्व बताइए। तो देखिए दो महत्व किस प्रकार से हैं। सबसे पहला है वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। क्या है, वायु परिवहन जो है द्वारा जो यात्रा है, समय में यदि समय हमें साथ जो है, समय जो है यानी जो कीमत है समय की वो कम है, समय हमारे पास कम है। समय है भैया हमें 10 बजे जाना है लंदन और हमारे पास समय है 9 बजे की और 1 घंटे में पहुंचना है। वही ट्रेन के साथ में जाएंगे तो 2 दिन लग जाएगा। तो हमें 1 घंटे में पहुंचना है। हालांकि लंदन में 1 घंटे में हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से अनुमान हम लगा रहे हैं। तो वायु परिवहन द्वारा यात्रा समय में कमी आने से दूरियां कम हो गई हैं। दूसरा देखिए क्या है, ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। पर्यटन रोजगार के अवसर क्या है पैदा करने तथा निर्धरता को दूर करने का सहायक होता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का दो महत्व परिवहन है। क्या है, वायु परिवहन के दो महत्व हम बता दिए हैं, देख सकते हैं। पहला है समय को बचाता है ये वायु परिवहन, और दूसरा ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। पर्यटन रोजगार के अवसर पैदा करने तथा निर्धनता को दूर करने में सहायक होता है। अब हमारा आ चुका है तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है, 29 के बाद में 30 नंबर प्रश्न देखिए। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, यहीं पर आशय पूछा जा सकता, परिभाषित भी पूछा जा सकता। देखिए पृष्ठ प्रदेश पतन ब्रैकेट में अब बंदरगाह का वह संलग्न हो क्षेत्र होता है जो इसकी सेवा करता है और इससे सेवा प्राप्त करता है। क्या है, इससे सेवा करता है और इससे क्या है, सेवा प्राप्त करता है। तो ये पृष्ठ प्रदेश बंदर या बंदरगाह का संलग्न होता है, इसकी सेवा करता है, उसकी क्या है, सेवा प्राप्त करता है। तो ये पृष्ठ प्रदेश का अर्थ हो गया। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दो प्राकृतिक पतनों का नाम बताइए। प्राकृतिक की यहाँ पर बात हो रही है, जो पतन है इनके नाम बताना है। पहला है मुंबई तथा दूसरा है कोलकाता। प्राकृतिक पतनों का नाम बताना था, दो बताना था, हमारे इंडिया के बारे में बताना था। तो मुंबई तथा कोलकाता है दो प्राकृतिक पतनों का नाम। 1 नंबर इसमें मिल जाएगा या 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे, सॉरी 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस का वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो जियोग्राफी के हैं छात्र हैं। 70 नंबर का पूर्णांक होता है भैया। 30 नंबर आपका परेड का लिए हो जाता है, लेकिन 70 में आपको कम से कम 65 लाने की तो ज़रूरत है भैया। 65 तो आप लाइए मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आप जितना ला सकें 65 के बाद में, लेकिन तैयारी आपकी यही होनी चाहिए कि 70 में 70 ला सकें। देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। जो भारत यहाँ इंडिया की बात हो रही है, इसमें जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका जो मुख्य स्रोत क्या है ये बताइए। देखिए भारत में पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पाद से मुक्त द्वारा क्या है, अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है पर्यावरण प्रदूषण। इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न देखिए, संदूषित जल के उपयोग से होने वाली 2 बीमारियों का नाम बताइए। जो संदूषित जल है इसके जो उपयोग में होने वाली जो 2 बीमारियां हैं इसके हमें नाम बताना है, इसका नाम लिखना है। सबसे पहला है डायरिया तथा दूसरा क्या है, हेपेटाइटिस। जो कि संदूषित जल यानी जो प्रदूषित या संदूषित जल है उसके जो उपयोग में होने वाली जो 2 बीमारियां होती हैं जो कॉमन बच्चों और हम जैसे लोगों में पाई जाती हैं, तो डायरिया तथा हेपेटाइटिस ये हैं 2 जो है संदूषित जल से 2 बीमारियां। उसके बाद में देखिए 34 नंबर प्रश्न, निरपेक्ष आंकड़े किसे कहते हैं। क्योंकि पूरे बुक से लिया गया है, भूगोल के हर एक चैप्टर से, चाहे एक ही प्रश्न लिया गया है लेकिन लिया ही गया है। तो 34 नंबर प्रश्न है, निरपेक्ष आंकड़े किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, वह आंकड़े जिन्हें उनके मूल रूप में क्या है, वह आंकड़े जिनके उनके मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किया जाता है निरपेक्ष आंकड़ा क्या है कहलाता है, निरपेक्ष आंकड़ा कहा जाता है। तो ये निरपेक्ष आंकड़ा का एक प्रकार से परिभाषा हो गया। उसके बाद में देखिए 35 नंबर प्रश्न,
सूचकांक से क्या तात्पर्य है, ये भी एक प्रकार का प्रश्न है। वहाँ पर मानव विकास सूचकांक था, जो कि क्या है, अमित सेन और डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। यहाँ पर सूचकांक है, सिंपल सूचकांक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सूचकांक का ही परिभाषा बताना है। तो देखिए, सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है, इसी को हम सूचकांक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 35 प्रश्न, यहीं तक हमारा वीडियो था। 35 प्रश्न हमने बताए हैं इस वीडियो में, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ में उत्तर भी है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और केवल 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। 8 प्रश्न का आपको आंसर देना होता है। यहाँ पर अथवा वाला कोई भी चांस नहीं रहता, क्योंकि 2-2 नंबर प्रश्न है, तो इसको आपको क्या है, 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने 35 प्रश्नों को बताया है, जो खासकर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको भूगोल का पसंद आया होगा। अति लघु उत्तरीय पर वीडियो था। काफ़ी स्टूडेंट ने हमारे पास मैसेज और कमेंट किया था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो इन्हीं पर था। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आर्ट्स की तैयारी इसी तरीके से कराते रहेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो आपके साथ में पढ़ रहे हों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।